लेकर आया हूँ ये क्वेश्चन पेपर HSSC के अंदर जो एक एग्जाम हुआ था प्रोटेक्शन असिस्टेंट का, जिसका हमने इवनिंग शिफ्ट का जो सॉल्यूशन है वो हमने पूरा कर लिया। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये रहा मॉर्निंग शिफ्ट का। तो मॉर्निंग शिफ्ट का जो भी ये क्वेश्चन पेपर है उसको हम पूरा हल करेंगे। इसके अंदर जितना भी हमारा टेक्निकल जो पोर्शन रहता है, टेक्निकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारे हम अच्छी तरह से इनको सोल्व करेंगे। अगर आपको लगे कि मैं आपको धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ तो ये आपके फ़ायदे के लिए भी है। ठीक है, यूट्यूब के अंदर एक ऐसी सिस्टम होता है जिससे आप स्पीड बढ़ा सकते हो। ठीक है, वो आप अकॉर्डिंग अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। मैं आपको बिल्कुल धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन को आराम से समझाऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से 51 नंबर से। इसमें क्या दे रखा है, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ मटेरियल हैज़ मैक्सिमम रेजिस्टेंस। ऐसा कौन सा हमारा पदार्थ है जिसके अंदर अधिकतम प्रतिरोध होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा जिस भी पदार्थ के अंदर अगर हमारे पास प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो हमारे पास क्या होगा, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब ना के ही बराबर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता होना चाहिए ऐसा हमारे पास कौन सा पदार्थ होता है जिसके अंदर करंट फ्लो नहीं होता। तो वो क्या दिखाई दे रहा है आपको, इंसुलेटर, जिसे बोलते हैं हम कुचालक। ठीक है, ये बात तो हुई हमारे ऑप्शन के हिसाब से हल कर ली। अब क्या आपको मैं थोड़ी सी सेमीकंडक्टर के बारे में यहाँ पर बताना चाहूँगा। सेमीकंडक्टर जो है इसके अंदर जो हमारे पास जो बॉन्ड बनता है, जो हमारे पास सेमीकंडक्टर के अंदर बॉन्ड बनता है वो हमारे पास होता है सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध बनता है सेमीकंडक्टर के अंदर। ये बात आपको पता होनी चाहिए जो कि पिछले एग्जाम के अंदर पूछी गई थी, जो हमने इवनिंग का जो क्वेश्चन पेपर हल किया था उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, और मैं सेमीकंडक्टर की एक और बात बताना चाहूँगा। सेमीकंडक्टर जो है उसके अंदर जो हमारे पास फ्री जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो हमारे मुक्त जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे होते हैं 4 के बराबर। ठीक है, ना तो 4 से कम होते हैं ना ही 4 से ज़्यादा होते हैं। तो ये आपको पता होने चाहिए सेमीकंडक्टर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्किट में वोल्टेज बढ़ाने से सर्किट में करंट का मूल्य क्या हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए जो हमारे पास वोल्टेज और करंट का क्या संबंध है, V समानुपाती होता है करंट के। ठीक है, ये निशान किसके बराबर है, ये इस निशान को बोलते हैं हम समानुपाती। ठीक है, ये हमारे पास होता है समानुपाती। इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो वैल्यू इस साइड में बढ़ेगी वो वैल्यू इतनी ही उस दूसरी साइड में हमारे पास बढ़ेगी। ठीक है, तो वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी हमारे पास बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास क्या है, करंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। जो हमारे पास मैंने आपको ये बताया है V समानुपाती I, ये हमारा ओम का नियम होता है, जो कि ओम का नियम हमेशा वहीं लागू होता है जहाँ पर टेम्परेचर हमारा क्या रहता है, टेम्परेचर हमारा स्थिर रहता है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और ओम के नियम के अंदर जो वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा क्या बनता है, रेखीय ग्राफ बनता है। इसे बोलते हैं रेखीय ग्राफ। ठीक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए ओम के नियम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, विद्युत उपकरणों में अर्थिंग के लिए कौन से रंग की वायर का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब आपको अर्थिंग के लिए पूछा गया है, तो आप सभी को पता है अर्थिंग के लिए हम यूज करते हैं हरे रंग की वायर। और कहीं कहीं पर आपको हरे रंग के साथ में वाइट कलर यानी कि सफेद कलर भी दिखाई देगा, तो वो भी हम अर्थिंग के लिए ही यूज करते हैं। ठीक है, अब एक बात और अलग हम करते हैं यहाँ पर, जो हमारे पास पॉजिटिव जो वायर होती है, जो फेज की जो वायर होती है वो कौन कौन सी मानते हैं हम, आर, वाई और बी। ठीक है, आर का मतलब हम मानते हैं रेड होती है, वाई का मतलब होता है येलो, और हमारे पास बी का मतलब होता है ब्लू, जो कि होता है हमारे पास नीला। यहाँ पर ब्लैक या मत करना आप। ठीक है, जो ब्लैक होता है उसको हम किस में लेते हैं, नेगेटिव वायर के अंदर, मतलब न्यूट्रल के अंदर हम किसको लेते हैं, ब्लैक को अंदर माना जाता है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी था जो कि आपने अच्छी तरह से सोल्व किया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी सामग्री अर्धसंवाहक है, मतलब सेमीकंडक्टर है। अब आपने सेमीकंडक्टर का जो नाम है, एक तो आपने सुना होगा सिलिकॉन का, एक आपने सुना होगा जर्मेनियम का, दो आपने सेमीकंडक्टर के नाम सुने होंगे। तो आपको इसमें ऑप्शन में दिखाई दे रहा है सिर्फ सिलिकॉन, जो कि आपका क्या है, राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ी सी मैं और बातें बताता हूँ आपको जर्मेनियम और सिलिकॉन की।
जर्मेनियम के अंदर जो हमारे पास वोल्टेज जो रेटिंग होती है, डायोड के अंदर कितने लेवल पर ये काम करेगा जर्मेनियम हमारा, वो करेगा 0.3 वोल्ट पर जाकर ये जर्मेनियम हमारा काम करना शुरू करेगा। और जो सिलिकॉन है इसको हमें चाहिए 0.7 वोल्टेज हमें चाहिए, तब जाकर ये सिलिकॉन हमारा काम करता है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, जो कि डायोड के अंदर हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी फाउंड यूजिंग। ठीक है, हमें क्या देखनी है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की हमें डायरेक्शन देखनी है। तो अब आपको पता है जो कि हमारा फ्लेमिंग का जो हमारे पास राइट हैंड जो रूल होता है, उसके अंदर क्या करते हैं हम, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अंदर जो हमारा थंब होता है वो क्या दर्शाता है, थंब हमारा फोर्स या फिर दर्शाता है मोशन को, और जो हमारी ये उंगली है फर्स्ट फिंगर जिसे बोलते हैं हम, ये दर्शाएगी क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। और जो हमारी सेकंड फिंगर है ये दर्शाती है ईएमएफ उत्पन्न, तो कितना हमारे पास ईएमएफ उत्पन्न हुआ है। अब आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है जो हमारे पास राइट हैंड जो रूल है उसको हम यूज करते हैं जनरेटर के अंदर। ठीक है दोस्तों, और जो हमारे पास लेफ्ट हैंड जो रूल है उसको करते हैं मोटर के अंदर, जो कि मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, निम्न में से कौन सा बिजली के साथ काम करते हुए आवश्यक सुरक्षा उपकरणों में नहीं है। ठीक है, अब उपकरणों में नहीं है वो हमें देखना है। विद्युत रोधी दस्ताने ये तो जरूरी है, इसके बिना तो काम कभी करना भी नहीं चाहिए। कठिन गैर संवाहक हेड्स, ठीक है, हार्ड नॉन कंडक्टिंग हेड्स, ये भी आपको आपके पास हेड्स होनी चाहिए। ठीक है, रबड़ के जूते भी जरूरी है। अब आपके पास ढीले कपड़े नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास ढीले कपड़े होंगे तो आपको शॉर्ट सर्किट या करंट लगने की ज़्यादा संभावना होती है। ठीक है दोस्तों, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सेफ्टी के ऊपर है। अब थोड़ी बात करते हैं यहाँ पर टूल की। आपको क्या पूछा गया है, ये आपको डायग्राम दे रखा है। ठीक है, डायग्राम के अंदर पूछा गया है कौन सा हमारा रेंच है ये। ठीक है, कौन सा रेंच है ये। अब आपको इनके बारे में डिटेल से अच्छी तरह से समझाऊंगा, किस प्रकार की रेंच कहाँ पर हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपको सिंपल दिखाई दे रही है टी आकार की, जो हमें टी हैंडल टॉर्क रेंच है, ये तो हम बता सकते हैं आसानी से। अब आपसे पूछ ले बार्क रेंच कौन सी होती है, बार्क रोज रेंच है, पाइप रेंच कौन सा होता है, डबल एंड एडजस्टेबल रेंच कौन सा होता है। तो इनके बारे में हम फोटो से अच्छी तरह से समझते हैं। तो आपको जो फोटो दिखाई दे रही है ये हमारी है पाइप रेंच की। ठीक है, ये आपने देखा होगा और अपनी लाइफ के अंदर एक बार तो यूज किया होगा। जो प्लम्बर वगैरह रखते हैं, इसको रखते हैं प्लम्बर वगैरह, जो पाइप्स वगैरह होती है, कंड्यूट पाइप होती है, उनको खोलने या फिर कसने के लिए क्या ये काम आता है हमारा पाइप रेंच। ठीक है, दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारे पास होता है बार रेंच। जो मिस्त्री वगैरह होते हैं, जो भी मिस्त्री का काम करते हैं, वो इस प्रकार का जो इनको बोलते हैं पाना। ठीक है, साथ में इसके पेचकस भी है, स्क्रू ड्राइवर भी है, और दूसरी साइड में क्या है, जो हमारे नट बोल्ट होते हैं उनको कसने या फिर लूज करने के लिए भी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बताता हूँ आपको मैं, ये मेरे पास है डबल एंड रेंच। ठीक है, दोनों साइड से ये काम करेगा। हम इसको कितना भी हम यहाँ पर लूज या हम क्या इसको टाइट कर सकते हैं। ये दूसरी साइड भी क्या है, ये ज़्यादा आकार का है हमारे पास, दूसरी साइड जो है वो ज़्यादा आकार का है, ये मेरे पास क्या है छोटे आकार का है। तो इसे बोलते हैं डबल एंडेड रेंच, एडजस्टेबल रेंच बोलते हैं। ठीक है, तो आपको रेंच के बारे में उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और थोड़ा अलग बताता हूँ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के बारे में। इस प्रकार का जो आपने देखा होगा, इसके अंदर यहाँ पर क्या है, नट या जो हमारे पास होते हैं, जो स्क्रू वगैरह होते हैं, वो यहाँ पर आते हैं, एडजस्ट करते हैं। इनको करने के बाद यहाँ पर क्या, ये हाइड्रोलिक सिस्टम है। ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेशर से ये काम करता है। ये हमारे पास दोनों जो है ये हाइड्रोलिक प्रेशर से काम करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक रेंच, जो भी आपको आने वाले एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है एक और, इसे बोलते हैं बेसिन रेंच। ठीक है, ये हमारे पास इस टाइप का आपको दिखाई दे, इस साइड से क्या है, पकड़ने के लिए हैंडल है ये, और यहाँ पर हम एडजस्ट कर सकते हैं जो भी हमारा नट है उसको। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम बेसिन रेंच, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो प्लायर की बात है, छोड़ो इसको। तो यहाँ पर हमने जो रेंच के बारे में पढ़ा है वो आपको उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये कौन सी पिक्चर है, किसकी पिक्चर है, ये टी हैंडल टॉर्क रेंच की। तो रेंच मैंने आपको सारे बता दिए कौन से और कहाँ पर यूज होते हैं, एक एक करके। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इस टाइप का जो आइडेंटिफाई ए हैमर, आपको इसमें से हैमर को आइडेंटिफाई करना है। अब आपको पता होना चाहिए हैमर क्या होता है, हैमर को बोलते हैं हम हथौड़ा। ठीक है,
हैमर को हम बोलते हैं हथौड़ा। अगर किसी को पता है हथौड़ा बोलते हैं तो वो तो आसानी से इसको कर सकता है। अगर नहीं पता भी हैमर को हम हथौड़ा नहीं बोलते तो ये क्वेश्चन उसके लिए मुश्किल हो सकता है। अब क्या, जो भी एक इलेक्ट्रिशियन का स्टूडेंट्स है, जो भी जिसने भी आईटीआई कर रखी है, उसको तो पता होगा हैमर क्या होता है, उसने यूज़ भी किया है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा हैमर के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको पिक्चर वाइज पूरा दिखाऊंगा हैमर के बारे में। तो दोस्तों हम पहुंच गए यहाँ पर पिक्चर के पास। तो ये पिक्चर जो दिखाई दे रही है आपको, पूरी जो फोटोज दिखाई दे रही है, अलग अलग प्रकार के हमें यहाँ पर हैमर्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये जो सारे हैमर्स है, इनका नाम अलग अलग देखते हैं हम, कौन कौन सा हमारा हैमर किस टाइप में काम आता है। ठीक है, अब आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये जो सबसे पहला जो हैमर दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं बॉल पिन हैमर। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास इस टाइप का होगा उसे बोलते हैं स्ट्रेट पिन हैमर। ये हमारा बॉल पिन हैमर है। ये हमारा थोड़ा इससे बड़ा होगा, उसे बोलते हैं स्ट्रेट पिन हैमर। दूसरा जो हमारे पास हैमर है वो है रा वाइड मैलेट। ठीक है, ये मैलेट मतलब ये लकड़ी का बना होता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी क्या है, रा हाइड फेस्ट मैलेट, हमारे पास इसे बोलते हैं रा हाइड फेस्ट मैलेट। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा क्रॉस पिन हैमर। ये हमारा क्रॉस पिन हैमर होता है। ये मेरे पास होता है सॉफ्ट मेटल और प्लास्टिक हैमर बोलते हैं इसे हम। इस प्रकार का आपको दिखाई दे तो उसे बोलेंगे सॉफ्ट मेटल या फिर प्लास्टिक हैमर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे बोलते हैं प्लेन फेस्ट क्लो हैमर। ठीक है, क्लो बोलते हैं हम इसे। इस तरह से यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास पैच वगैरह होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए भी ये काम आता है। आगे आपको दिखाई दे रहा होगा नेक्स्ट, इसे बोलते हैं रिवेटिंग हैमर। ठीक है, इसे बोलते हैं रिवेटिंग हैमर। और जो आपको दिखाई दे रहे हैं जो अलग प्रकार के जो हैमर है, इसे बोलते हैं वुडन मैलेट। ये हमारे पास क्या है, डबल फेस्ट स्लेज बोलते हैं। ये क्रॉस पिन स्लेज है हमारे पास। और जो नेक्स्ट दे रखा है स्क्रू इन इंसर्टेड प्लास्टिक फेस दे रखा है। और नेक्स्ट दे रखा है रबर मैलेट। ठीक है, तो ये हमने सारे हैमर के बारे में डिस्कशन किया है। और एक बार थोड़ी सी बात बताता हूँ मैं, हैमर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है। सबसे पहले हमारे पास ये होता है, इसे बोलते हैं हैंडल। ठीक है, यहाँ पर ये इसकी नेक होती है जो गर्दन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्ला होता है इस तरह का। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये हेड होता है, ये वेज होता है यहाँ पर, ये हमारा होता है फेस। ठीक है, तो हमने क्या है, एक एक करके हैमर के बारे में आपको मैंने पूरी डिटेल बता दी है। अगर आपको आने वाली किसी भी एग्जाम के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन दिया गया था हथौड़ी को पहचानो। ठीक है, हथौड़ी को पहचानना था हमें, तो वो आपको दिखाई दे रही है, जिसमें हमारे पास कौन सी थी, ये क्लो हैमर थी। ठीक है, क्लो हैमर थी, इसको बोलते थे क्लो हैमर। और ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा रेंच है, ये हमारा क्या है, प्लायर है, ये हमारी क्या है, ड्रिल मशीन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा है। निम्न में से कौन सा विद्युत धारा की एसआई इकाई है। विद्युत धारा की बात करें तो सभी को पता होगा, धारा की जो एसआई इकाई होती है वो हमारा होता है एम्पियर। ठीक है, धारा जो हमारे पास बात करें, जो हमारे पास करंट का जो फॉर्मूला होगा वो होता है क्यू बटा में टी। ये आपको पता होना चाहिए। क्यू जो हमारे पास क्या होता है, क्यू जो होता है हमारे पास चार्ज, चार्ज की इकाई क्या होती है, चार्ज की इकाई होती है कूलाम। ठीक है, और जो मेरे पास टाइम है, इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई होती है सेकंड। एक और नई इकाई बनती है कूलाम बटा सेकंड, करंट की इकाई। ठीक है, धारा की इकाई, ये भी आपको पता होना चाहिए। और बात करते हैं हम अलग से, न्यूटन जो है, न्यूटन इकाई होती है फोर्स की। ठीक है, न्यूटन जो है वो बल की एसआई इकाई होती है। और आगे दे रखा है कूलाम जो है, वो भी मैंने आपको बताया, कूलाम हमारे पास चार्ज की इकाई होती है। ठीक है, जिसे बोलते हैं आवेश, आवेश की इकाई क्या होती है, कूलाम होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे वोल्टेज जो है, वोल्टेज किसकी इकाई होती है, वोल्टेज खुद एक क्या है, वोल्टेज की इकाई होती है वोल्ट। ये आपको पता होना चाहिए, वोल्टेज की इकाई होती है वोल्ट। अब थोड़ा सा वोल्टेज के बारे में बताता हूँ मैं। एक आपने नाम सुना है वोल्टेज, एक आपने नाम सुना है पोटेंशियल डिफरेंस जिसे विभवांतर बोलते हैं, और एक आपने नाम सुना है ईएमएफ। ठीक है, इन तीनों की इकाई की बात करें तो तीनों की इकाई हमारी क्या होगी, वोल्ट होगी। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वोल्टेज जिसकी इकाई वोल्ट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हमारे पास विभवांतर, विभव के अंतर जो होता है उसे बोलते हैं विभवांतर। ये हमारे पास क्या है, वोल्ट होती है। ईएमएफ आपको पता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसकी इकाई क्या होगी, वोल्ट होगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन चाहे कम हो जाए लेकिन अच्छी तरह से होने चाहिए। एक एक हम बारीकी से उस क्वेश्चन को क्या है, हल कर रहे हैं, तो एक भी पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए। आगे आने वाले जो भी एग्जाम है उनके लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है, हरियाणा के अंदर आजकल थोड़ा लेवल काफ़ी अच्छा आ रहा है क्वेश्चंस का,
तो उस लेवल तक हमें पहुंचना है और सारी क्वेश्चन अच्छी तरह से अटेम्प्ट करने हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत रोधक में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब विद्युत रोधक मतलब जो हमारे पास इंसुलेटर है, जिसे बोलते हैं क्या, कुचालक, जिसे बोलते हैं कुचालक। कुचालक के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये पूछा गया है इसके अंदर। अब आपको पता होना चाहिए जो कुचालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास 4 से ज़्यादा होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। 4 से ज़्यादा, या फिर ऑप्शन में हमारे पास 8 दिया हो तो 8 को हम टिक करेंगे। ठीक है। आउटर मोस्ट जो हमारे पास जो हमारे ये जो एटम है, इसके अंदर लास्ट वाला जो भाग होता है वो सारा भरा होता है। ठीक है, इंसुलेटर के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें पूछा गया जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूवमेंट करते हैं या फिर स्थिर रहते हैं, तो हमारे क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं, धारा। धारा किसके अंदर मूवमेंट करती है, सिर्फ धारा मूवमेंट करती है सिर्फ चालक के अंदर, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आप समझ रहे हो कि हमारे पास कोई मान लीजिए तार है, ये वायर है। ठीक है, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, हर एक वायर के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इस वायर को जब तक हम कोई बाहरी बल नहीं देंगे, कोई वोल्टेज वगैरह नहीं देंगे, तब तक इसके अंदर वायर के अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। अब इसको मान लीजिए हमने वोल्टेज दे दी यहाँ पर, तो इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रवाह होने शुरू हो जाएंगे, इसके अंदर धारा फ्लो हो जाएगी। ठीक है, धारा फ्लो होगी तो हमारे पास मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रवाहित हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर स्थिर नहीं है। तो ये क्या किस चीज़ के अंदर होता है, चालक के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन हमारा चालक के अंदर स्थिर नहीं रहता। ठीक है, तो इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें विद्युत धारा छोड़ने के कारण रासायनिक बदलाव आते हैं। रासायनिक बदलाव किसके अंदर आते हैं, हमारे इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर आते हैं, जो हम यूज करते हैं बैटरी के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस एक क्या काम करता है, जो कि हमारे पास धारा होती है उसको आयनिक रूप में क्या है, प्रवाह करवाने के लिए काम आता है हमारा जो इलेक्ट्रोलाइसिस है ये। ठीक है, आगे आपको दिखाई दे रहा है एक और ऑप्शन, मैग्नेटाइजन दिखाई दे रहा है। मैग्नेटाइजेशन ये किस काम आता है, ये होता है चुंबकीयकरण। ठीक है, चुंबकीय जो करण है, चुंबकीकरण है, उसके अंदर ये हमारे पास मैग्नेटाइजेशन बनता है। और आपको इलेक्ट्रोड पता ही है, जो हमारे पास बैटरी होती है उसके अंदर क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, ये कल भी क्वेश्चन हमने किया था। और इलेक्ट्रिफिकेशन जो विद्युतीकरण है वो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से हल कर लिया। आगे एक आपको न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको हम हल करते हैं। क्या दे रखा है, एक विद्युत सर्किट में 5 मिली एम्पियर। अब मैंने आपको बताया था जो मिली और माइक्रो का बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मिली का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3। और जो माइक्रो का मतलब होता है, मतलब माइक्रो को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, ये हमारे पास मिली है जिसका मतलब होता है 10 की पावर -3। माइक्रो को हम लिखेंगे इस तरह से, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6 से। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया कि मिली का मतलब 10 की पावर -3 होता है, तो ये इस क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हो। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द वोल्टेज अप्लाइड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट हैज रेजिस्टेंस, इतना दे रखा है हमें, और करंट इतना दे रखा है, हमें वोल्टेज फाइंड करनी है। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, V बराबर IR। ठीक है, अब हमें I कितना दे रखा है, 5 मिली एम्पियर, मतलब क्या होगा, 5 मिली एम्पियर का मतलब है 5 गुना में 10 की पावर -3। ठीक है, और हमारे पास जो प्रतिरोध है वो दे रखा है हमें 100 प्रतिरोध दे रखा है। ठीक है, अब आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर किसी के पास इस तरह से पावर हो -3 का मतलब ये आप क्या समझ रहे हो, इससे मतलब है भी हमारे पास जो 1/1000 का मतलब बनता है यहाँ पर हमारे पास, जो माइनस का मतलब क्या होता है, बटा में लेके चलते हैं, जितनी भी पावर होगी हमारी उसको। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या हल करेंगे, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 5 गुना में 10 की पावर -3 गुना में क्या है 100। ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगा, ये जो मेरे पास 10 की पावर -3 है इसको लिख दिया मैंने बटा के अंदर 1000। ठीक है, गुना में मेरे पास है 100, इसको मैं काट दिया। ठीक है, अब 5 बटा में 10 है तो क्या लिखूंगा 0.5 वोल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन दिखाई कौन सा दे रहा है, ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है 0.5 वोल्ट। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और एक बात और थोड़ी सी मैं बता देता हूँ, यहाँ पर वोल्टेज का एक और फॉर्मूला होता है W/Q। मैं बार बार बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन के बारे में भी एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा पूछने वाला ये क्वेश्चन है। W हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसकी इकाई होती है जूल। ठीक है, और जो हमारे पास Q हमारे पास होता है आवेश, जिसकी इकाई होती है, आवेश की इकाई क्या होगी हमारे पास, कूलाम।
ये भी आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में भी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है, कॉपर इज एग्जाम्पल ऑफ। कॉपर हमारा क्या है, ये हमारा कंडक्टर है। इसको मैं ज़्यादा सोल्यूशन नहीं करूँगा, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, आसानी से आप कर सकते हो। एक और क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है 64 नंबर, जो कि ये बैटरी आपको दिखाई दे रही है छोटी सी। ठीक है, बैटरी के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये जो बैटरी है हमारी, कौन सी बैटरी है, लिथियम बैटरी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपको मैं एक एक बैटरी दिखाता हूँ। निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी, बैटरी कौन सी होती है, लिथियम आयन बैटरी कौन सी होती है, निकल कैडमियम बैटरी कौन सी होगी, और लिथियम आपको दिखाई दे रही है। इनके बारे में एक फोटो से मैं आपको अच्छी तरह से दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले जो आपको फोटो ये दिखाई दे रही है, ये हमारे पास क्या है, निकल, हमारे पास मेटल हाइड्रेट बैटरी है। ठीक है, NiMH लिखा हुआ है। ये हमारी 7.2 वोल्ट की बैटरी है, 800 मिली एम्पियर हावर इसकी रेटिंग है बैटरी की। बैटरी की अगर आपको रेटिंग पूछ ली जाए तो बैटरी की जो रेटिंग है हमेशा हम लेते हैं एम्पियर हावर में, AH के अंदर देखते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। इसके अंदर क्या है, अलग अलग प्रकार के जो हमारे पास सेल है उनको जोड़कर ये बैटरी बनाई गई है। तो सेल और बैटरी में क्या फ़र्क होता है, जो सेल हमारा क्या है, मान लीजिए ये हमारे पास एक सेल है। ठीक है, इसको बोलेंगे सेल। बैटरी क्या हो जाएगी, बहुत से सेलों को इकट्ठा करके हम जोड़ देते हैं तो उनको क्या बन जाएगी, हमारी ये बैटरी बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये है लिथियम। ठीक है, लिथियम हमारे पास बैटरी है जो कि आपको दिखाई दे रही है, लिथियम बैटरी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा डबल ए का। एक हमारे पास होता है ए साइज का। ठीक है, ए साइज आपका कौन सा जो सेल होगा, ए साइज सेल वो होता है जो आपने पहले जो रेडियोज वगैरह आप देखे होंगे, रेडियो के अंदर बड़े सेल डलते थे, उसके ऊपर लिखा होगा ए। ठीक है, और जो हमारे पास ये जो डबल ए लिखा है, इसका मतलब है हमारे पास जो रिमोट होता है, हमारे पास जो रिमोट कौन सा, सिर्फ टीवी वाला जो रिमोट होता है, और जो घड़ी के अंदर, जो वॉच के अंदर जो सेल डलते हैं, घड़ी के अंदर दीवार घड़ी जो होती है, वॉल वॉच होती है हमारी, उसके अंदर जो सेल होते हैं उनके ऊपर लिखा होगा डबल ए। ठीक है, और हमारे पास अगर 3A कहीं पर आपको दिखाई दे, 3A का मतलब है जो आपके पास छोटे जो रिमोट होते हैं, जैसे कि जो आपके पास टीवी के जो रिमोट होते हैं उनके अंदर आजकल छोटे टाइप के जो सेल डलते हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर लिखा होगा ट्रिपल ए। तो ये भी आप देख सकते हो आपके घर के अंदर किस तरह के सेल होते हैं। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रही है लिथियम आयन बैटरी, जो कि किस में यूज़ करते हैं हम, ये फ़ोन वगैरह के अंदर, मोबाइल फ़ोन वगैरह के अंदर यूज़ होती है। 3.7 वोल्ट की ये बैटरी है। इसके अंदर 3500 हमारी मिली एम्पियर पर हावर ये दे रखा है आपको। ठीक है, और नेक्स्ट दे रखी है निकल कैडमियम बैटरी दे रखी है आपको। ये रिचार्जेबल बैटरी है, इसको हम रिचार्ज कर सकते हैं बार बार। ठीक है, 8.4 वोल्ट की है, ये 1000 माइक्रो एम्पियर हावर की ये बैटरी है। ठीक है, तो आपको मैंने एक एक करके सारी बैटरी दिखा दी। नेक्स्ट, इसका भी क्या है, अलग अलग प्रकार की कंपनी होगी, जैसे कि ये अलग कंपनी है, ये क्या है, पैनासोनिक की बैटरी है, ये भी कौन सी है, निकल कैडमियम ही बैटरी है, जो पहले मैंने आपको बताई है वही निकल कैडमियम है, ये भी निकल कैडमियम है, लेकिन कंपनी का फर्क है, कंपनी किसी भी आकार के अंदर बैटरी बना सकती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ जो आज का सेशन रहा हमारा काफ़ी अच्छा रहा है, और जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं। अब हम लास्ट क्वेश्चन जो आज का है वो कर लेते हैं कंप्लीट, देखते हैं। ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, 64 नंबर तक हम क्वेश्चन करेंगे आज। इसके अंदर क्या है, ये आपको बैटरी आपको दिखाई दे रही है, तो आप लिथियम बैटरी है, मैंने आपको निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी दिखा दी। ठीक है, लिथियम आयन जो हमारे पास मोबाइल फ़ोन के अंदर यूज़ होती है, और निकल कैडमियम जो हम यूज़ करते हैं, जैसे स्टूडियोज़ वगैरह यूज़ करते हैं उनके अंदर यूज़ तक कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। एक एक ऑप्शन को उठाकर मैंने आपको बताया है किस तरह से ये हल होते हैं, और हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आसान वे से आराम से हमें सारे क्वेश्चंस हल करने हैं। अगर ऐसे करेंगे हम, जैसे वाट के ऐसा यूनिट पूछी गई तो डायरेक्ट मैं आपको ऐसे बता दूंगा इलेक्ट्रिक पावर है, तो ये तो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, हमें क्या है, इस क्वेश्चन की गहराई तक जानी है, और बिल्कुल बारीकी से एक एक ऑप्शन को उठाकर देखना है भी ऑप्शन हमारा क्या क्या बोल रहा है। ठीक है, तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल आराम से करेंगे, एक एक ऑप्शन को उठाकर मैं आपको सोल्यूशन बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 65 नंबर, आज का पहला क्वेश्चन है ये। वाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ, वाट जो है वो एसआई यूनिट किसकी है, ये पूछा गया है इसके अंदर। अब सभी स्टूडेंट्स को पता होगा वाट एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पावर की। ठीक है, ये तो आप आसानी से कर सकते हो। अगर आपको
इस क्वेश्चन के अलावा और कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले मेरे पास वाट के जो पावर है हमारे पास, उसके फॉर्मूलेज की बात करें तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है P बराबर VI, ठीक है, या फिर IV। ये मेरे पास फर्स्ट फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला बनता है V स्क्वायर बटा R। तीसरा फॉर्मूला बनता है P बराबर I स्क्वायर गुणा में R। ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। और एक चौथा फॉर्मूला है W बटा में T। ये पावर के मेरे पास 4 फॉर्मूले आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं। और ये फॉर्मूला सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। मैं नोट बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास W है इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी सॉरी, और इलेक्ट्रिक एनर्जी की इकाई होती है जूल। यहाँ पर ये मेरे पास टाइम है जिसकी इकाई होती है सेकंड, ठीक है। ये सारे फार्मूला जो है वो डीसी फार्मूलाज है, डीसी सर्किट के अंदर लागू होते हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठता होगा भी डीसी में ये सारे फार्मूलाज है तो एसी के अंदर कौन से होंगे, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखते हैं, अब बात करते हैं एसी के अंदर जो पावर है हमारी उसकी, ठीक है। एसी के अंदर जो पावर है हमारी कौन कौन सी है। सबसे पहले आपसे पूछ ले फेज पावर की, ठीक है। सबसे पहले पूछे आपसे फेज पावर, तो फेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है 3 VPH, ठीक है, मतलब फेज पावर गुणा में IPH, ठीक है, और साथ में होगा कोस थीटा। ये मेरे पास होती है फेज पावर, जो कि 3 फेज सर्किट के अंदर पावर हम निकालते हैं इस तरह से। अगर आपको पूछ ले फेज की जगह आपसे पूछ ले लाइन पावर क्या होगी, ठीक है, फेज की जगह आपसे लाइन पावर पूछे तो आप क्या करोगे, यहाँ पर √3 से गुना करोगे। उसके बाद हमारे पास VL गुना में IL गुना में कोस थीटा, ठीक है। ये मेरे पास बनती है लाइन पावर एसी सर्किट के अंदर, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली फेज और लाइन पावर की। अब जो पावर होती है हमारी एसी सर्किट के अंदर कितने प्रकार की होती है उनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, ठीक है। जो पावर है हमारी एसी सर्किट के अंदर, हमारे पास पावर जो होगी वो बेसिकली 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली पावर है वो होती है अपरेंट पावर, ठीक है, अपरेंट पावर। दूसरी होती है मेरे पास एक्टिव पावर। तीसरी मेरे पास होती है रिएक्टिव पावर, ठीक है दोस्तों। ये तीनों पावर होती है हमारी किसके अंदर, एसी सर्किट के अंदर। ये 3 टाइप होते हैं पावर की। अब इसकी अगर आपको ज़्यादा डिटेल देखनी है तो आप क्या है मेरा थ्योरी का लेक्चर देखिए एसी सिस्टम का, एसी एनालिसिस का, उसके अंदर मैंने ये सारी अच्छी तरह से चर्चा कर रखी है, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। हाँ, थोड़ा यहाँ पर और चर्चा करते हैं हम। अगर आपको यहाँ पर पूछ ले जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है जिससे मैंने लिखा है W से, इसकी इकाई पूछे तो क्या होगा जूल। इलेक्ट्रिक करंट ये आपको पता है इसकी इकाई क्या होती है एम्पियर। और नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जिसकी इकाई होती है ओम, ठीक है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। डैश वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जो हमारे पास विद्युत प्रवाह के गर्म होने के प्रभाव सिद्धांत पर काम कौन सा करता है इनमें से, ठीक है। अब गर्म होने के सिद्धांत पर कौन सा काम करेगा, आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। जो बल्ब होता है उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट से काम करता है, ये आपको याद रखना है। अब जो हमारे पास 3 इफेक्ट होते हैं मेन, ठीक है, कौन कौन से। सबसे पहला आपको पता है, सबसे पहला आपने ये नाम देखा है हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, जिसका फॉर्मूला हम बनाते हैं I²R, दोबारा लिखता हूँ I²RT, ठीक है। ये फॉर्मूला बनता है हीटिंग इफेक्ट का। दूसरी बात चर्चा करें हम तो दूसरा मेरे पास होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर क्या होगा, मेरे पास जो फ्लक्स बनेगा वो होगा MMF बटा में S हमारा क्या होता है रिलक्टेंस, MMF हमारा क्या होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरे पास क्या है, ये तो मेरे पास 2 इफेक्ट हो गए। तीसरा मेरे पास मुख्य जो इफेक्ट होगा वो होगा केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट का मतलब क्या है, जो हम बैटरीज वगैरह यूज़ करते हैं उसके अंदर सभी के अंदर क्या होता है केमिकल इफेक्ट होता है। ये तीनों इफेक्ट आपको मैंने बता दिए, ठीक है दोस्तों। अब आपको यहाँ पर अलग सी बातें और बताता हूँ मैं। जो हमारा इलेक्ट्रिक गिटार है वो क्या काम करता है,
इलेक्ट्रिक गिटार जो है वो विद्युत ऊर्जा को, जो हमारे पास विद्युत ऊर्जा होती है उसको ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक गिटार के बारे में। जो मोटर आपको पता ही है, मोटर क्या काम करती है, हमारी मैकेनिकल ऊर्जा को, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में बदल देती है मोटर। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब क्या है, विद्युत चुंबकीय है हमारे पास है। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्लॉटेड हैंड स्क्रू कसने का हाथ से चलाने वाला साधन है। ठीक है, तो हमें स्क्रू कसना है। अब आप सभी को पता है जो स्क्रू होता है वो नट हम बोलते हैं। स्क्रू को कसने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्क्रू ड्राइवर ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था। आज सारी क्वेश्चन है वो इजी क्वेश्चन है, तो ज़्यादा टफ वाले नहीं है। मैं पूरी डिटेल आपको बता रहा हूँ अच्छी तरह से इनकी सभी की। बिजली का झटका लगने वाले को खुद को सुरक्षित रखकर आप कैसे बचाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। उस व्यक्ति को विद्युत स्रोत से नंगे हाथों से दूर करेंगे, ये तो कभी नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति को कपड़े पकड़कर उसे अपनी ओर खींचे, ये भी मत करना कभी। ठीक है, लकड़ी का प्रयोग कर उस व्यक्ति को विद्युत स्रोत से दूर करेंगे, ये बात आपको ज़रूरी है। जो लकड़ी होगी कोई आपके पास आसपास में, उससे ही आप उसको यूज करोगे, उससे ही उसको दूर करोगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत मोटर का प्रयोग कर हम विद्युत ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदल रहे हैं। अभी मैंने बताया मोटर का काम क्या है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना ही मोटर का काम है। रासायनिक ऊर्जा का क्या है हमारे पास, जैसे कि केमिकल एनर्जी जो है, केमिकल ऊर्जा, ये रासायनिक जो बैटरी हमारी क्या काम करती है, जो बैटरी हमारी है वो केमिकल हमारे पास जो रासायनिक ऊर्जा है उसको किस में बदल देगी, विद्युत ऊर्जा में बदल देगी। ठीक है, सौर ऊर्जा जो क्या है हमारे पास, जो सूर्य से आने वाली जो लाइट हमारी है, जो प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल देगी, हमारी विद्युत ऊर्जा के अंदर बदल देगी। ठीक है, ये हमारे पास सौर ऊर्जा की बात है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं सारे। मोटर का कौन सा हिस्सा निश्चित चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। निश्चित मतलब स्थिर। ठीक है, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र कौन सा बनाता है इनके अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। अब इनके एक एक करके डिस्कस करते हैं। वैसे मैंने डीसी मोटर स्टार्ट कर रखी है दूसरी साइड में। ठीक है, जो हमारे पास थ्योरी पोर्शन चल रहा है वहाँ पर मैं आपको डीसी मोटर करवा रहा हूँ, तो आप उनको भी आप अच्छी तरह से देखें। डीसी मोटर को सबसे इजी वे से मैं आपको बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं उनके अंदर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है हमें विच पार्ट ऑफ मोटर प्रोड्यूस ए फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब सबसे पहले दे रखी है आर्मेचर वाइंडिंग। मैंने क्या बताया था, जो हमारा मोटर होती है, ठीक है, जो हमारी मोटर है, मोटर का जो मान लीजिए हमारे पोल है, ये हमारे इसके अंदर 4 पोल है, बीच वाला जो भाग होता है इसे बोलते हैं आर्मेचर। इस पे जो वाइंडिंग करेंगे हम, ये हमारी क्या होगी, आर्मेचर वाइंडिंग होगी। ये तो घूमने वाला पार्ट है, तो इसके अंदर जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो ये बनेगा हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो होगा रोटेटिंग नेचर का। ठीक है, घूमने वाले नेचर का। तो हमें पूछा क्या है, फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो फिक्स्ड किसके अंदर होगी, जो हमारे पोल ये होते हैं। ठीक है, जो हमारी 4 पोल है ये, इन पोल पर जो हम वाइंडिंग करते हैं इन्हें बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। और जो फील्ड वाइंडिंग पे जो हमारे पास फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड ही उत्पन्न होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, रोटर मैंने आपको बता दिया ये वाला होता है, स्टेटर मैंने क्या बताया, ये वाला बाहर का भाग स्टेटर होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हमने अच्छी तरह से आसान वे से मैंने आपको समझा दिया। आगे दे रखा है आपको फॉलोइंग इज द रजिस्टर। अब आपको रजिस्टर इनमें से देखना है कौन सा है। ठीक है, आपने रजिस्टर का नाम सुना होगा बहुत बार और देखा भी होगा, तो देखा है तो आप क्या डायरेक्ट इस पे ही टिक करोगे। ठीक है, ये हमारा रजिस्टर होता है। इसके अंदर अलग अलग प्रकार की ये क्या है, कलर कोडिंग होती है, जिसके हिसाब से हमें रजिस्टर की वैल्यू निकालते हैं, वो मैंने आपको बहुत बार बताई हुई है। हमारे पास जो रजिस्टर है वो हमारे पास 4 बैंड का जो लगभग हम रजिस्टर यूज़ करते हैं। वैसे तो हमारे पास 5 बैंड भी होते हैं और 6 बैंड भी हम देखते हैं। ठीक है, तो मोस्टली यूज़ होने वाला कौन सा है, 4 बैंड रजिस्टर मोस्टली यूज़ होने वाला है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसके अंदर जो दूसरा भाग है ये दे रखा है, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर आपको छोटी सी इकाई दिखाई दे रही है। ठीक है, इकाई क्या दिखाई दे रही है, इकाई दिखाई दे रही है आपको माइक्रोफेराड में। ठीक है, ये लिखा हुआ है माइक्रोफेराड। अब आपको पता होना चाहिए जो फेराड इकाई है किसकी होती है, फेराड इकाई होती है हमारी कैपेसिटर की। ठीक है, जिसे बोलते हो आप संधारित्र। संधारित्र की जो इकाई होती है वो होती है फेराड के अंदर। तो
तो ये हमारा क्या बना है, ये हमारा कैपेसिटर है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, 3 जो टांगों वाला दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा है ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर की थोड़ी बात करते हैं हम, थोड़ी सी चर्चा मैं बताऊंगा ट्रांजिस्टर के बारे में। मान लीजिए आपके पास ट्रांजिस्टर कैसे बनेगा, 2 आपके पास कोई सेमीकंडक्टर पदार्थ है, जैसे पी टाइप के सेमीकंडक्टर पदार्थ है, इनके बीच में एक और सेमीकंडक्टर का पदार्थ सैंडविच कर देते हैं हम। ठीक है, जैसे सैंडविच आपने खाया होगा, ऐसे क्या है, ब्रेड सी होती है, एक ऊपर ब्रेड होती है, एक नीचे ब्रेड होती है, इनके बीच में हम क्या है, इसे आलू की टिक्की वगैरह भरते हैं, तो इसे बोलते हैं सैंडविच। ठीक है, तो सेम इसी तरह से हमारा क्या बनता है, इसी तरह से हमारा ट्रांजिस्टर बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है इसके अंदर, जो हमारे पास बीच में जो ये पदार्थ है, ये जो हमारे पास सेमीकंडक्टर पदार्थ है, ये है अर्धचालक पदार्थ। ठीक है, मटेरियल है, तो ये हमारे पास ट्रांजिस्टर का बन जाता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर बन गया। इसके अंदर क्या है मेरे पास, बताता हूँ थोड़ी सी बातें मैं। ये टर्मिनल हमारा होता है एमीटर, ये टर्मिनल हमारा होता है एमीटर, ये टर्मिनल हमारा होता है कलेक्टर। ठीक है, कलेक्टर। ये टर्मिनल हमारे पास होता है बेस। ठीक है, जो कि आधार बोलते हैं। ये हमारे पास बेस, ये एमीटर, ये हमारे पास कलेक्टर। ठीक है, टर्मिनल के बारे में एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, भी हमारे पास ट्रांजिस्टर है, उनके टर्मिनल कौन कौन से होंगे, तो आपको पता होना चाहिए एमीटर, कलेक्टर, बेस। इनकी डिटेल हम करेंगे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स करेंगे थ्योरी पोर्शन के अंदर, तो हम पूरी डिटेल से मैं आपको अच्छी तरह से ये समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले ये एक बात और रह गई हमारी, ये जो आपको दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, ये हमारे पास है आईसी, जिसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे हम एक एक क्वेश्चन को आसानी से कर रहे हैं, ये मत समझना कि आप टाइम लग रहा है, जितना टाइम लगेगा उतना आपका बेटर ही क्वेश्चन सारे अच्छी तरह से हल होंगे। ठीक है, जल्दबाजी में करने से कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही उसका कोई रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, आसानी से करेंगे, आराम से करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको लगे कुछ बिल्कुल ही धीरे हो रहा है, तो आप क्या है, यूट्यूब के अंदर ऐसा ऑप्शन होता है, ऊपर इस तरह से आपको 3 बिंदी दिखाई देगी, इस तरह से ये आपको 3 बिंदी दिखाई दे रही है यूट्यूब के अंदर। ठीक है, यूट्यूब के ऑप्शन में आपको इस तरह की 3 बिंदी दिखाई देगी, तो उस पर आप क्या क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद आपको क्या स्पीड का आपको पता होगा, स्पीड रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हो आप। ठीक है, तो ये तो आजकल सभी को पता होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेम द एसिड यूज्ड इन कार या फिर ऑटोमेटिव बैटरी। जो हम कार या फिर ऑटोमेटिव बैटरी के अंदर कौन सा एसिड यूज़ करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, सभी को पता है, H2SO4। ये हम घोल यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं बैटरी के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास H2 जो है प्लस प्लस आयन अलग हो जाते हैं, और SO4 जो हमारे पास माइनस माइनस आयन है वो अलग हो जाते हैं। जो मेरे पास प्लस आयन होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव जो मेरे पास इलेक्ट्रोड होगी उसके साथ कॉम्बिनेशन बना लेंगे, और जो मेरे पास माइनस आयन होंगे वो क्या होंगे, जो मेरे पास प्लस जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसके साथ कॉम्बिनेशन बना लेंगे। वो हम पढ़ेंगे आगे बैटरी के अंदर। अभी के लिए इतना ही सिर्फ आप ध्यान रखिए कि सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं कार और ऑटोमेटिक बैटरी के अंदर। ठीक है, तो और ऑप्शन हमारे लिए इतने काम के नहीं है, सारे साइंस के से रिलेटेड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऊंचाई पर काम करने वाले बिजली कारीगर के लिए कौन से प्रकार की सीढ़ी सर्वोत्तम विकल्प है। ठीक है, तो ज़्यादा ऊंचाई पर काम कर रहा है कोई, तो उसके लिए हमारे पास कौन सी सीढ़ी सर्वोत्तम रहेगी, ये पता होना चाहिए। तो एल्यूमिनियम जो सीढ़ी है वो होती है हल्की। ठीक है, टूटने का ज़्यादा डर रहता है। कॉपर का लेडर कभी बनाते ही नहीं, यूज़ ही नहीं करते, ये तो ऐसे ऑप्शन में दे रखा है बेकार में। आयरन के लेडर हम यूज़ करते हैं लगभग। ठीक है, तो ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं बनाते आयरन की जो हमारे पास लेडर है ये। ठीक है, फाइबर ग्लास की जो लेडर होगी वो क्या काफ़ी अच्छी रहेगी, और यही क्या है, टूटते नहीं है ये। ठीक है, फाइबर जो हमारा है वो बहुत कम टूटता है, तो ये जो हमारी लेडर रहेगी वो ऊंचाई तक काम कर सकते हैं। एक हम बनाते हैं वुड की भी लेडर बनाते हैं, लकड़ी की भी लेडर बनाते हैं। ठीक है, वो भी यूज़ करते हैं नॉर्मल लाइफ के अंदर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाट डज द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल स्टेट। ठीक है, हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इसकी क्या है, थ्योरी क्या है मेटल स्टेट के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास धातु का फ्री इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या कहता है। ठीक है, अब क्या दिया गया है इसके अंदर, इसका मतलब क्या है, धातु में फ्री इलेक्ट्रॉन और आयन कोर की परस्पर क्रिया शून्य या नगण्य होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या, जैसे हमारे पास मेटल है कोई, मेटल का मतलब क्या होगा,
चालक होगा। ठीक है, चालक होगा तो उसके अंदर क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एटम बना रहा हूँ मैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास ये होगा नाभिक। ठीक है, नाभिक के बाद क्या है, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 होते हैं सबसे पहले वाले कक्ष के अंदर। उसके बाद मेरे पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से बढ़ते हैं हम। मान लीजिए आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन का, 11 परमाणु संख्या का कोई आपके पास पदार्थ है। ठीक है, एलिमेंट तत्व है। अब 2 आपने स्टार्टिंग में भर दिए, 8 आपने बाद में भर दिए, बचा क्या, 1। ये हमारे पास क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। ये क्या करेगा, दूसरे जो हमारे पास एलिमेंट है उसके साथ ये आसानी से क्रिया कर सकता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, तभी ये सही बताया हुआ है कि धातु में फ्री इलेक्ट्रॉन और आयन की परस्पर क्रिया शून्य या नगण्य होती है। ठीक है, धातु के अंदर जो हमारे पास होती है वो शून्य या ना के ही बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, लेड एसिड बैटरी राज को क्यों आग के स्रोत से दूर रखने और रिचार्ज करने की सलाह दी जाती है। ठीक है, जो हम लेड एसिड बैटरी है उसको आग से, ठीक है, एडवाइज टू स्टोर एंड रिचार्ज अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ फायर, इससे दूर क्यों रखते हैं। क्योंकि जो हमारे पास जो भी हम बैटरी में चार्ज करते हैं समय ज्वलनशील वायु निकलती है उसके अंदर। ठीक है, जो बैटरी के अंदर जो हम चार्ज करेंगे उस टाइम उसके अंदर ज्वलनशील जो है जो आयु निकलेगी। ठीक है, वो क्या कर लेगी, आग पकड़ने में आसानी होती है उसके अंदर, तो वो क्या है, फायर आसानी से पकड़ लेगी, तो हमारी बैटरी क्या है, जल सकती है। तभी क्या है, हमेशा बैटरी को या कोई भी आपके पास इक्विपमेंट हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट हो, उसको आग से दूर रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे, सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत, सभी दोस्तों को ये जो क्वेश्चन सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की, सभी को अच्छी लग रही है और उम्मीद करूँगा आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अपने तमाम दोस्तों तक इसको पहुँचाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 76 नंबर तक। बिल्कुल धीरे धीरे, मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में ही बोल रखा है भी बिल्कुल धीरे धीरे आराम से करेंगे, एक एक हम ऑप्शन को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला जो आपके पास क्वेश्चन है आज का 76 नंबर। व्हाट टाइप ऑफ वायर इज नॉट यूज्ड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। हमारे पास जो घरेलू इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके अंदर हम कौन सी वायर यूज नहीं करते। अब आपको पता होना चाहिए जो हमारे घरेलू के अंदर कौन कौन सी वायर यूज करते हैं। सबसे पहले आपने सुना होगा पॉजिटिव वायर, जिसे हम बोलते हैं फेज वायर। ठीक है, दूसरा आपने सुना होगा नेगेटिव वायर, जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रल वायर। ठीक है, इनके कलर की बात करें तो फेज वायर हमारा होता है रेड कलर का। ठीक है, और जो हमारे पास न्यूट्रल वायर होता है वो होता है ब्लैक कलर का। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद एक और वायर होती है हमारी, जो कि होती है अर्थ वायर। ठीक है, जो कि हमारे पास होती है अर्थ की वायर हम यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया है। तो हमारे पास कौन कौन सी वायर है, पॉजिटिव वायर, नेगेटिव वायर और अर्थ वायर। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है। लाइव वायर को ही हम बोलते हैं पॉजिटिव या फेज वायर। न्यूट्रल वायर दे रखी है, अर्थ वायर दे रखी है। बची कौन सी है, बची हमारे पास डी नंबर ऑप्शन, चार्ज्ड वायर हमारी कोई वायर नहीं होती। ठीक है, ये हम यूज नहीं करते। इसी तरह से धीरे धीरे हम सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये आपको फोटो दिखाई दे रही है एक अच्छी तरह से। ये फोटो आपको पता है मल्टीमीटर की है। ठीक है, ये तो आप आसानी से टिक कर दोगे, मल्टीमीटर की फोटो है। ठीक है, आप सभी को पता है। अब मल्टीमीटर काम क्या करता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मल्टीमीटर के अंदर आपको पता होना चाहिए लगभग क्या है, 2 वायर यूज करते हैं। एक तो हमारे पास होती है रेड कलर की, एक हमारे पास होती है ब्लैक कलर की। ये आप सभी को पता होती है। जो मल्टीमीटर के अंदर जो वायर है, हम 2 वायर यूज करते हैं, एक तो रेड और ब्लैक। ठीक है, और कई बार एक हमारे पास कॉमन वायर है वो भी हम यूज करते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब क्या है, मल्टीमीटर क्या काम करेगा। मल्टीमीटर जो क्या है, वोल्टेज, करंट को, फ्रीक्वेंसी को, इनको क्या है, जो हमारे पास मल्टीमीटर है वो मेजर करेगा, मापता है। ठीक है, और मल्टीमीटर हमारे पास कंटिन्यूटी मापने के लिए भी काम आता है। कंटिन्यूटी आपको पता हो क्या होती है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी से हम पता करते हैं कि हमारे जो से वायर है ये वायर कहीं बीच में से शॉर्ट है या नहीं, तो हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी से ही। ठीक है, अब क्या है, इसके अंदर मल्टीमीटर काम क्या नहीं करता, ये बारे में आपको पता होना चाहिए। एग्जाम के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से मल्टीमीटर क्या नहीं मापता, ये पूछा जाएगा। तो उस अंदर ऑप्शन होगा आपके पास वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी और पावर। तो अब आपको पता होना चाहिए पावर मल्टीमीटर नहीं मापता। ठीक है, ये आपके लिए अलग से क्वेश्चन है
जो कि उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो मल्टीमीटर क्या नहीं मापता? पावर को नहीं मापता, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, व्हाट आर सोल्डर यूज्ड फॉर, ठीक है। जो हम सोल्डर यूज करते हैं, जो आपने सुना होगा सोल्डरिंग आयरन, ठीक है, सोल्डरिंग आयरन आपने सुना होगा, किसके लिए प्रयोग करते हैं? अब आप सभी को पता है कि हमारे पास कोई दो वायर है, उसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? सोल्डरिंग आयरन का यूज करते हैं। तो दो धातुओं को जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं सोल्डर का, ठीक है। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ये फोटो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। तो अब आपको बताना है इनमें से ये सारी फोटो कौन से टाइप की रजिस्टर की फोटो है, ठीक है। वायर बाउंड है या मेटल फिल्म है या सरफेस माउंट है या नेटवर्क रजिस्टर है, ठीक है। तो हम इनमें से आपको पता होना चाहिए। ये जो फोटोज है ये सारी वायर बाउंड की है। अब मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ कौन सा रजिस्टर। दोस्तों फोटोज आपको दिखाई दे रही है, ये फोटो जो क्या है, इसके अंदर टोटल जो सारे हमारे पास रजिस्टर है, कौन कौन से टाइप के हैं उनके बारे में सारे के अंदर डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले हमारे पास क्या है, लीनियर टाइप का होता है, उसके बाद नॉन लीनियर, दो टाइप के हमारे मेनली रजिस्टर होते हैं। इन्हीं को आगे क्या है अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे लीनियर टाइप है हमारा, इनको दो भागों में बांट दिया। एक हमारे पास फिक्स वैल्यू का होता है, दूसरा हमारे पास वेरिएबल वैल्यू का होता है, जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। अब क्या है, वेरिएबल वैल्यू के अंदर हमारे पास तीन टाइप के प्रतिरोध होते हैं। सबसे पहला पोटेंशियोमीटर, उसके बाद रियोस्टेट, 3 नंबर पे है ट्रिमर। इन सभी की क्या वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इनके अंदर इस तरह से घुमाने का कुछ ये हैंडल होता है, वो हैंडल हम चेंज करेंगे इससे। इसके अंदर क्या ये छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रू दिखाई दे रहा है, स्क्रू से भी हम इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर रियोस्टेट है, ये ऊपर वाला जो हैंडल है इसको पकड़ के हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हम देखते हैं फिक्स्ड वैल्यू के रजिस्टर कौन कौन से होते हैं। कार्बन कंपोजिट, वायर बाउंड, थिक फिल्म और थिन फिल्म, दोनों ये होते हैं हमारे पास। इसके अंदर क्या है, थिक फिल्म आगे तीन प्रकार के हैं। सबसे पहला फ्यूजिबल, उसके बाद सेरमेट, उसके बाद मेटल ऑक्साइड, उसके बाद कार्बन, ये हमारे पास है। थिन फिल्म का प्रकार है कार्बन फिल्म, और मेरे पास आगे है मेटल फिल्म रजिस्टर, ठीक है। ये हमने सारे देख लिए। लीनियर रजिस्टर के सारे मैंने टाइप आपको बता दिए। उसके बाद नॉन लीनियर की बात करें, जो कि अरेखीय बोलते हैं जिसे, इसके अंदर हमारे पास एक तो थर्मिस्टर, उसके बाद होता है एलडीआर जिसे बोलते हैं फोटो रजिस्टर, नेक्स्ट हमारे पास होता है वेरिएस्टर, और उसके बाद है हमारे पास सरफेस माउंट, ठीक है। ये चारों प्रकार हमारे पास किसके प्रकार हैं, नॉन लीनियर के। तो आपको पता चल गया होगा कौन से टाइप का रजिस्टर किस प्रकार दिखाई देता है, ठीक है। एग्जाम के अंदर भी पूछ सकते हैं आपको। चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन क्या था हमारा, तो दोस्तों क्वेश्चन आपका दिया हुआ था, नेम टाइप रजिस्टर शो इन फिगर। ये आपके पास ये फोटो दिखाई दे रही है, ये किसकी फोटो थी, ये थी हमारे पास वायर बाउंड की। मेटल फिल्म भी मैंने आपको दिखा दिया, और सरफेस बाउंड जो एसएमडी जिसे आपको बोलते हो वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन हमने अच्छी तरह से पूरी डिटेल वाइज हमने क्लियर कर लिया है। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, विद्युत सर्किट की वायर के अवरोध पर कौन सा कारक प्रभाव नहीं डालता। मतलब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके अंदर जो प्रतिरोध है, ठीक है, वो कौन से प्रभाव पर प्रभाव नहीं डालता, ये हमें देखना है। इसके अंदर क्या है, जो प्रतिरोध का फॉर्मूला आपको पता है, आर बराबर रो एल बटा ये ए, ये मैंने आपको बहुत बार बताया है। ये फॉर्मूला है। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हमारे पास रो जो है इसे बोलते हैं रजिस्टिविटी, ठीक है। ये इसका मतलब है मटेरियल ऑफ वायर, ठीक है। वायर किस चीज़ का मटेरियल है वो हमारी डिपेंड करेगी रजिस्टिविटी पे। उसके बाद है लंबाई, लेंथ भी हमें दे रखी है, इस पर भी डिपेंड करेगी। उसके बाद है क्रॉस सेक्शन एरिया, थिकनेस ऑफ वायर, ये भी हमारे पास डिपेंड करेगी। अब जो हमारे पास जो प्रतिरोध है वो कलर ऑफ वायर पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, इस पर प्रभाव नहीं डालेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा घटक अर्थिंग में प्रयोग नहीं लाया जाता, ठीक है। अर्थिंग के अंदर कौन सा घटक हम प्रयोग नहीं करते। अब आपने अर्थ वायर तो यूज देखी होगी, जो हम ग्रीन कलर की यूज करते हैं। अर्थ प्लेट भी आप यूज करते हो, और अर्थिंग का आप ज्वाइंट भी करते हो, ठीक है। लेकिन अर्थ बोल ये कभी आपने नहीं सुना होगा। तो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा बी नंबर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफी इजी क्वेश्चन है, आगे दे रखा है आपको, टू रिचार्ज सेकेंडरी सेल बैटरी द केमिकल रिएक्शन आर रिवर्स्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, सेकेंडरी सेल बैटरी को रिचार्ज करने के लिए डैश का प्रयोग कर रासायनिक प्रतिक्रियाएं उल्टी की जाती है, ठीक है, मतलब विपरीत की जाती है। कौन सी क्रियाएं करती है, तो हमारे पास
अगर हम कोई बैटरी को चार्ज करेंगे तो हमें इनमें से कौन सा दिखाई देगा? विद्युत पंखा को जरूरत नहीं होता हमारे पास, इस्त्री जो हमारे पास है, विद्युत आयरन जो है, इसका भी कोई जरूरत नहीं है हमें, प्रतिरोध की भी जरूरत नहीं होती। हमारे पास जो ऑप्शन बचता है सिर्फ बचेगा इलेक्ट्रिक पावर, जिसके अंदर वोल्टेज और करंट दोनों होगी। तो इसी से हम क्या है, इस बैटरी को रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट टाइप ऑफ सोल्डरिंग आयरन टिप, इसके अंदर सोल्डरिंग आयरन की टिप पूछी गई है, इज यूज्ड इन प्रिसिशन इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग। ठीक है, जो छोटे इलेक्ट्रॉनिक जो हम इक्विपमेंट को सोल्डर करते हैं उनके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो किस प्रकार की आप टिप यूज करोगे वो मैं आपको दिखाता हूँ विद फोटोज। ठीक है, तो देखते हैं। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे अलग अलग प्रकार की सारी ये टिप है। ठीक है, सबसे पहले क्या है हमारे पास, ये कौन सा है, पॉइंटर, इसे बोलते हैं पॉइंटेड या फिर कोनिकल। ठीक है, जो हमारे पास इस तरह से आगे एकदम तीखा भाग होता है, और ये हम यूज करते हैं सबसे, जो हमारे पास प्रिसीजन जो वर्क है, छोटा काम होता है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, उसको सोल्डर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद ये रखिए ब्लेड या फिर नाइफ, किसी को काटने के लिए इस तरह से, स्क्रू ड्राइवर या फिर चीजल, इस तरह से आगे इसका जो आगे का भाग होगा वो स्क्रू ड्राइवर की तरह होगा। ठीक है, ये हमारे पास बेवल होता है, थोड़ा सा काटा हुआ भाग ये। ठीक है, ये होता है फ्लो, इस तरह से कुछ होगा फ्लो। ठीक है, तो ये आप सारी देख सकते हो कौन कौन से प्रकार के हमारे पास टिप हम यूज करते हैं, तो आपने देख लिया होगा। ठीक है, अब जो आपका क्वेश्चन था वहां पर चलते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया था, प्रिसिशन इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग में कौन से प्रकार की सोल्डरिंग आयरन टिप प्रयोग करते हैं? अब हमारे पास छोटे जो इक्विपमेंट होते हैं उनको जोड़ने के लिए, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग करते हैं हम, छोटे छोटे बारीक जो बिल्कुल हमारे पास इक्विपमेंट होते हैं उनको जोड़ने के लिए कौन सी टिप यूज करेंगे हम? कोनिकल टिप, जो कि हमारा फर्स्ट टाइप मैंने आपको दिखाया था, एक बार फिर से दिखाता हूँ। ये होता है हमारे पास फर्स्ट वाला कोनिकल टिप, बिल्कुल बारीक आगे क्या है, हम किसी को जोड़ेंगे तो हम यूज करेंगे कोनिकल टिप। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कौन कौन सी प्रकार के हम टिप यूज करते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेम द डिवाइस विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेस पर कौन सा हमारे पास इनमें से काम कर रहा है? तो आप सभी को दिखाई दे रहा है जनरेटर। जनरेटर ही सिर्फ किस पे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है हमारे पास जो जनरेटर है वो। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं इन्वर्टर की। इन्वर्टर क्या काम करता है? इन्वर्टर जो हमारा है वो हमारे पास जो हमारी डीसी सप्लाई होती है, डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में बदलने के लिए क्या काम करता है? इन्वर्टर काम करता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए जो हमारी एसी सप्लाई को डीसी में बदलने के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं? हम यूज करते हैं रेक्टिफायर। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज नॉट एन एसी मोटर। इनमें से हमारी एसी मोटर नहीं है, वो आपको पता होनी चाहिए। अब आपने लीनियर मोटर के बारे में शायद नहीं सुना होगा, नहीं पढ़ा होगा, वो हम क्या है थ्योरी वाले पोर्शन के अंदर पढ़ेंगे लीनियर मोटर के बारे में। वैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ लीनियर मोटर किस तरह से होती है। इस तरह से इसके अंदर कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता। ठीक है, इस तरह से क्या है हमारे पास, जैसे लीनियर मोटर बेसिकली यूज करते हैं हम, जो हमारी रेलगाड़ी होती है, ट्रेन जो होती है, ट्रेन की जो हमारी पटरियां जो होती है जिस रेल बोलते हैं, इनके ऊपर चलाने के लिए हम क्या करते हैं? लीनियर मोटर यूज करते हैं। ठीक है, तो आगे हमें दे रखा है इंडक्शन मोटर। ये तो हमारी हम सभी को पता है, इंडक्शन मोटर हमारी किस पे काम करती है? इंडक्शन मोटर काम करती है हमारी एसी पे। ठीक है, एसी सप्लाई पे। और जो सिंक्रोनस मोटर है ये भी हमारे पास एसी सप्लाई पे ही काम करती है। तो बचा कौन सा है? सेल्फ एक्साइटेड मोटर। ठीक है, अब ये मोटर हमारी कौन सी है? डीसी मोटर है। थोड़ा सा डीसी मोटर के बारे में बता देता हूँ आपको मैं। वैसे मैंने डीसी मोटर की पूरी जो थ्योरी है वो मैंने जो स्टार्ट कर रखी है, अलग से लेक्चर ले रहा हूँ डीसी मोटर के। तो डीसी मशीन में सबसे पहले से डीसी मोटर ही शुरू कर रखी है मैंने उसके अंदर, तो हमारे 3-4 लेक्चर हो चुके हैं, तो आप उन्हें भी जाकर देखिए, अच्छी तरह से समझिए पूरी डिटेल वाइज डीसी मोटर को। यहाँ पर डीसी मोटर में आपको बताता हूँ, मेरे पास बेसिकली 2 टाइप की होती है। सबसे पहले होता है सेपरेटली एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड, और दूसरा होता है सेल्फ एक्साइटेड। ठीक है, सेल्फ एक्साइटेड। अब मेरे पास क्या होगा, जो इसमें दे रखा है सेपरेटली और सेल्फ, यहाँ पर दे रखा है मैं सेल्फ एक्साइटेड। ठीक है, तो ये टाइप किसका हो गया? ये डीसी का टाइप है। सेल्फ के आगे 3 भाग होते हैं, सीरीज, शंट और कंपाउंड। ठीक है,
वो आप थ्योरी पार्ट में देख सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, निम्न में से कौन सी ऐसी, ये तो हमने कर लिया था, ठीक है। आगे क्वेश्चन है 86 नंबर। इसमें क्या दे रखा है, वाई इज अल्टरनेटिंग करंट, ऐसी जो करंट है यूज्ड ओवर डायरेक्ट करंट टू ट्रांसमिट पावर ओवर लार्ज डिस्टेंस, ठीक है। जो हम लंबी दूरी पर हम ट्रांसमिशन पावर को, एसी पावर हम ट्रांसमिट क्यों करते हैं, डीसी क्यों नहीं करते, ये पूछा गया आपको यहाँ पर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर हम डीसी पावर ट्रांसमिट करेंगे तो हमारे पास जो लॉसेस होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। लॉसेस ज़्यादा होगा, क्यों लॉसेस ज़्यादा होगा, मान लीजिए हमने क्या किया है, 11 केवी मान लीजिए वोल्टेज जनरेट की है, तो डीसी के अंदर एक हमारे पास सबसे बड़ी जो हमारे पास क्या है, कमी क्या है, डीसी सप्लाई को हम स्टेप अप, डीसी सप्लाई है हमारे पास से, उसको हम स्टेप अप नहीं कर सकते और ना ही हम स्टेप डाउन कर सकते डीसी सप्लाई को, ठीक है। तो हमारे पास जो 11 केवी हमारे पास जनरेट की है हमने, वही डायरेक्ट हमें पहुंचानी होगी 11, और रास्ते में जो लॉसेस वगैरह होंगे तो पूरी 11 केवी हमारी एंड तक नहीं पहुंचेगी। समझ में आ रही होगी। अब क्या है, जैसे कि मान लीजिए हमने एसी सप्लाई जनरेट की है 11 केवी, ठीक है, 11 केवी होती है लेकिन आजकल 33 केवी भी जनरेट करने लगे हैं। अब क्या है, हमारे पास इस 11 केवी को हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाकर, ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाकर इस 11 केवी को 440 केवी तक हम क्या है ट्रांसफ़र करते हैं। 440 हमारे पास है, 220 केवी है, ये हमारे पास हाई पावर की जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उससे हम ट्रांसमिट करते हैं, और लास्ट तक तो हमारे पास एकदम सेफ पावर पहुंचती है, लगभग 66 केवी पहुंच जाती है, 33 केवी पहुंच जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर मेन जो हमारे पास क्या होता है, ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी टू रेजिस्टेंस, ठीक है, इससे प्रतिरोध द्वारा ऊर्जा की हानि कम होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, डिटेल से पढ़ेंगे हम, पावर सिस्टम पढ़ेंगे तब। इसमें क्या दे रखा है आपको, मशीन विल बी यूज टू क्रिएट राइट सर्कल सिलेंडर होल इन ए वॉल, दीवार के अंदर होल करने के लिए क्या चाहिए हमें, ये तो सभी को पता है, ड्रिल चाहिए। ये हमारे पास क्या दे रखे हैं, लॉन्ग नोज प्लायर है, ये हमारे पास कटर है, इसका मुझे थोड़ा आइडिया कम है, ये हमारे पास पाइप रेंच है, ठीक है। तो अगर इसके बारे में आप किसी भी फ्रेंड्स को पता हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज्ड एज सोल्डर, ठीक है, सोल्डर के लिए हमें कौन से प्रकार का मटेरियल यूज होना चाहिए। यहाँ पर आपको डायरेक्ट पूछा गया है मिश्र धातु है या शुद्ध धातु है या गेट धातु है उपधातु है, ठीक है। तो हम मिश्र धातु यूज करते हैं। अब आपको ये पता होनी चाहिए जो मिश्र धातु है वो कौन कौन से प्रकार की मिश्र धातु होती है। वो हमारे पास है, एक तो लेड, ठीक है, प्लस हम यूज करते हैं टिन, लेड और टिन मिलाकर हम दोनों को यूज करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर लेड यूज करते हैं, और बहुत सी जगह पर हम क्या है सिल्वर भी यूज करते हैं, ठीक है, सिल्वर भी यूज करते हैं। ये हमारे पास अगर हार्ड जो हमें सोल्डरिंग करनी है वहाँ पर हम सिल्वर को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज होने वाली क्या है, लेड और टिन है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, विद्युत सर्किट को तोड़ने के लिए कौन सा घटक प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। अब विद्युत सर्किट है उसको तोड़ने और जोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्विच का यूज करते हैं, सभी को पता है हम स्विच यूज करते हैं। और इसके अंदर क्या है हमारे पास, लैंप होल्डर, जो हमारे पास आपको पता है जो होल्डर होते हैं जो इसके अंदर हम बल्ब वगैरह लगाते हैं। सॉकेट आपको पता है, इस तरह से आपके पास अगर कोई दिखाई दे रहा है तो ये आपके पास सॉकेट होगी, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और उठता है, मेरे पास दिमाग में उठा है, तो सॉकेट का ये ऊपर वाला जो पॉइंट है, ये अर्थिंग का जो पॉइंट है, ये हम बड़ा क्यों रखते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हम बड़ा क्यों रखते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें स्थल और दंडाकार पृष्ठभागों पर थोड़ी सी सामग्री निकालकर सहनशीलता कड़ी की जाती है, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं, ये हम करते हैं ग्राइंडिंग। तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ ग्राइंडिंग और ड्रिलिंग और टर्निंग और माइलिंग के बारे में। देखते हैं हम फोटो के हिसाब से, ये फोटो आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर क्या है, अगर इस तरह से हम करेंगे किसी पदार्थ को, हम कर रहे हैं टर्निंग, ठीक है, घुमा रहे हैं इसको, घुमाने के बाद इसको थोड़ा रगड़ रहे हैं तो यहाँ पर टर्निंग हो रही है। माइलिंग हमारे पास कुछ इस तरह से देख सकते हो, माइलिंग है ये। ड्रिलिंग आपको पता है छेद करना। शेपिंग किसी चीज़ को अलग से शेप से काटना, शेप की तरह, ठीक है। ग्राइंडिंग आपको पता है, इसको हम घिस रहे हैं, ये ग्राइंडिंग हो रहा है।
शाविंग क्या है, हम किसी को काट रहे हैं, वो शापिंग होता है। ठीक है, तो ये बात भी क्या आपको पता होनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि एक क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम के अंदर। दोस्तों यहाँ तक हमने क्या है टोटल 90 क्वेश्चन थे हमारे, जिसमें से क्या है 40 क्वेश्चन हमारे टेक्निकल है, वो सारे 40 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताइए, और आपके पास भी अगर इसी टाइप का कोई क्वेश्चन पेपर है या कोई आंसर की है तो आप हमें भेजिए, उसका हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे आपको। और आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो भी आप हमें बताइए, उसका भी हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद।